दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द विराट मास्टर पे। मैं सौरभ कुमार आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, वाई IAS एस्पिरेंट्स फेल। अक्सर आप देखते होंगे IAS की परीक्षा में लाखों की संख्या में 8 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और जो रिजल्ट आते हैं वो उंगलियों पे गिनने वाले होते हैं या यूँ कह लीजिए 1000 के आसपास होते हैं। तो क्या रीज़न है ऐसा कि इस परीक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, विद्यार्थी गलती करते हैं, अभिलाषी छात्र जो है IAS बनने के वो गलतियां करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की, जो तैयारी करते समय वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं और उनका अटेम्प्ट खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को अपने बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं अक्टूबर में 2020 में। तो मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आप उत्तीर्ण हो, पास हो, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो और आपकी तैयारी ठोस हो, मजबूत हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपना मुख्य विषय। जो हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स जिसके कारण अक्सर विद्यार्थी फेल हो जाते हैं IAS की प्रीलिमिनरी एग्जाम में। हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो प्रारंभिक परीक्षा में बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं पहले ही राउंड में। तो वो कैसे कौन से रीज़न है, कारण है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उनको जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वो अपनी तैयारी करते समय जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं IAS की उसमें ना करें और हमारे उत्तीर्ण होने की संभावना, एग्जामिनेशन को पास करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ईजी सिलेबस। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जो तैयारी करने से पहले सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी का हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रीलिमिनरी की आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों उसको देख लेते हैं और उनको लगता है ये तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, हम यूं ही इसको कर लेंगे और वो सिलेबस को एक बार देखने के बाद साइड में रख देते हैं और अपने मनचाही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिलेबस की जो आपका प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम है उसका जो 2 पेपर होंगे उसमें, एक जनरल स्टडीज़ का और एक CSET का, तो आपको दोनों के जो सिलेबस है आपको हैंडी होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं आपकी स्टडी टेबल पे या आपके जो स्टडी रूम है वहाँ फ्रेम में वो पिन होना चाहिए, ताकि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो उस पर नज़र फेरते रहें, नज़र डालते रहें। इससे क्या होगा वो कुछ ही समय में जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और जब भी आप तैयारी करना शुरू करेंगे या आपको जब भी कोई ऐसा टॉपिक दिखाई देगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उस दौरान, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये सिलेबस के अंदर है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को आपको ग्रांटेड नहीं लेना है। सिलेबस जो है दोस्तों प्रीलिमिनरी का शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन उसका एक्सपेंशन जो है, उसका विस्तृत रूप जो है वो अवर्णीय है। आप जितना उसमें डीप जाएंगे उतनी गहराई बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपको सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है। आपको सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और दिमाग में अच्छी तरह रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो पहला पेपर जो होता है दोस्तों जनरल स्टडीज़ का, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें तो हमारे पास भरपूर टाइम होता है, हम समय के अंदर या समय से पहले भी उसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पेपर होता है हमारा CSET का। वो थोड़ा रीजनिंग होता है, मैथमेटिकल का होता है और आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वहाँ पे देखी जाती है, आपकी तर्क शक्ति वगैरह, रीजनिंग वगैरह और जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होते हैं उसके अंदर, तो उनको आपको हल करना होता है। वहाँ पर स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, वहाँ पर मार खा जाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो CSET का है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम का पेपर 2 है CSET, उसमें आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखना है जो काफ़ी सरल हैं।
आपको पहले उनको आंसर करना है। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो पैसेज होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होते हैं, आप देखते चलिए। आप उसको अपने जो भी आपकी जो एबिलिटी है रीड करने की, आपको पढ़ने की, समझने की जो क्षमता है, आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर के अंदर, सीसेट के पेपर के अंदर, वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सबसे ज़्यादा समय वहीं पर व्यर्थ होता है हमारा। तो आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकल के जो क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको हल करने का प्रयास करें और उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पर आएँ। ठीक है दोस्तों। तीसरी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों हमारी स्टडी नोट्स। जब भी हम पढ़ाई करते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, तो क्या करते हैं, हम पढ़ते चले जाते हैं, उनको जो भी मुख्य पॉइंट्स होते हैं उनको अलग से नोट नहीं करते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिछले कुछ वर्ष के टॉपर्स देखें, आईएएस टॉपर्स देखें, जैसे ईरा सिंघल जिन्होंने यूपीएससी 2014 टॉप किया था, तो उनकी जो कट ऑफ थी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की, वो बिल्कुल बॉटम पे थी, ब्रेक इवन पॉइंट पे थी। 104 या 105 उनके मार्क्स थे जहाँ तक मेरे को याद है, और वो बिल्कुल जो कट ऑफ पर थे। और लेकिन उन्होंने आगे जाकर के फाइनल में टॉप किया था। ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उनकी। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने ऑल इंडिया टॉप किया हो, रैंक 1 आई हो, और वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में बॉटम में आपका ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं, बिल्कुल मेरिट पर हैं। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी स्टडी करें आप नोट्स बनाते हुए चलें। आप जो भी जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, आप उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको साथ साथ नोट करते चलें। आगे जाके वो आपको बहुत काम आएंगे। आप कभी भी उठा के उसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों रिवीजन। हम जो भी स्टडी करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो हम पढ़ के छोड़ देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया, अब हमें याद हो गया, अब हम आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्टडी नोट्स बनाने हैं। स्टडी नोट्स बनाने के बाद उसको टाइम टू टाइम आपको उसका रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो परीक्षा में ऐसे घुमावदार प्रश्न आते हैं, वो आपको वहीं पर कंफ्यूज कर देंगे, और फिर आप वही वाली बात हो जाएगी दोस्तों, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। आपने वो टॉपिक पढ़ा था, वो क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन आपने ऊपर उसको देख लिया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, आपको उसका पूरा डिटेल नहीं पता, तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, पेपर 1 जो होता है, उसमें एक क्वेश्चन के 4 से 5 या 5 से 7 जो हैं पॉइंट्स होते हैं, उसमें से आंसर हमें देना होता है। और कई बार क्या अक्सर ही परीक्षा में दोस्तों ऐसे घुमावदार प्रश्न पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन तो आसान होते हैं, आंसर भी आसान होते हैं, लेकिन जो उनके पॉइंट्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो थोड़े घुमावदार होते हैं, जो स्टूडेंट्स को उलझा देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ी बारीकी से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझना है, और उनको साथ साथ नोट करते चलना है, और उनका रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना है। आप कोई भी दिन मान लीजिए हफ्ते में, आपको उस दिन आपको उसका रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों हमारा सबसे बड़ा पॉइंट, जहाँ पर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको जो जैसे ना मैंने आपको बताया, आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, संकलनात्मक जो आपका जो क्षमता है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको नॉलेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, समझ उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर हल करने में समर्थ होंगे। अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ऑप्शन के अंदर ही कंफ्यूज होके आप गलत उत्तर चुन लेंगे वहाँ पर, और उससे आपका जो इम्पैक्ट है, आपका जो मार्क्स हैं, वो कट जाएंगे। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और आपको सही उत्तर भी गलत उत्तर के सीक्वेंस में आ जाएगा। आपका सही उत्तर भी गलत होने की संभावना होगी फिर। ठीक है दोस्तों। तो आपको बड़ी सावधानी से करना है, और एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आप क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स ले लीजिए, जो भी मेन बुक्स हैं, आप उनसे पढ़ाई कीजिए। आप शुरुआत वहाँ से कीजिए। बेसिकली आपको शुरुआत जो करनी है आईएएस की परीक्षा के लिए, आपको एनसीईआरटी बुक से करनी है।
आप एनसीईआरटी बुक्स के साथ आप रख लीजिए अदर बुक्स, तो साथ साथ आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और पांचवा है हमारा टू मैनी सोर्सेज। आप विद्यार्थी अक्सर यही गलती करते हैं, जब भी वो परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो बहुत सारे ऑप्शंस को साथ में रख के करते हैं, या यूँ कह लीजिए वो बहुत सारे स्टडी मटेरियल रख लेते हैं, अपने आप में ही वो मैसअप कर लेते हैं और जो टॉपिक है उसको ओवरव्यू नहीं कर पाते, ठीक से समझ नहीं पाते। वो आपको क्या करना है, आपको किसी एक या दो स्टडी मटेरियल पे रहना है, टिकना है, आपको वहीं से तैयारी करनी है, अदर मटेरियल आप छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत आपको एनसीईआरटी से करनी है। आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक या दो बुक्स पे रिलाई कर सकते हैं, आप वहाँ से टॉपिक को समझ सकते हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्चुअल, आप उसको वहाँ से अच्छे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और छठा पॉइंट है दोस्तों हमारा टाइम टेबल। आप जब भी परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों, आपको टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम टेबल से परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे तो आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। टाइम टेबल आपका दोस्तों, आपको जब भी टाइम मिले तो आप एक ऐसा छोटा सा टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस टॉपिक को इस समय पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है और दिन के अंदर, और शाम को मुझे इतने घंटे पढ़ना है उस टॉपिक को, और रात में मुझे इस टॉपिक को उतने घंटे पढ़ना है। तो वो टाइम टेबल आप बना के चलिएगा, वो आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे अपने आप को कि आपके पास कब खाली समय रहता है और आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी में दोस्तों टाइम टेबल में आपको वो टॉपिक्स पहले रखने हैं, वो टॉपिक्स दिन में रखने हैं जिसमें आप वीक हैं, और जो इसमें आप स्ट्रांग हैं वो टॉपिक आप रात के लिए रख सकते हैं, क्योंकि रात में अगर आप जो टॉपिक आपके लिए आसान होंगे तो आपको आलस नहीं आएगा और आप उसको आसानी से और भी ज़्यादा मेहनत उस पर कर सकेंगे। तो जो टफ टॉपिक है दोस्तों, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं वो आपको दिन के लिए रखने होंगे। ठीक है दोस्तों। और सातवीं बात है दोस्तों, अभी हमने 6 टॉपिक्स की 6 पॉइंट्स की बात की, और 7th पॉइंट आता है दोस्तों हमारा प्रॉपर प्लानिंग। आपको प्लानिंग के साथ पूरी इस परीक्षा की तैयारी करनी है। प्लानिंग इन द सेंस, आपको प्रीलिमिनरी का और मेंस का जो सिलेबस है आपको साथ में रखना है, आपको दोनों की तैयारी एक साथ करके चलनी है। मान लीजिए आप प्रीलिम्स के लिए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस में जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं या उनसे जो संबंधित प्रश्न हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को लेकर के, दोनों के सिलेबस को, टॉपिक्स को मैच करना है और उनको एक साथ लेकर के चलना है, तभी आप इस परीक्षा के उत्तीर्ण होने की संभावना बढ़ेगी और आसानी से उसको उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अलग से प्री की तैयारी कर लें और आप अलग से मेन की तैयारी कर लें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम के बाद दोस्तों मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने का मैक्सिमम समय रह जाता है। तो मैक्सिमम समय में आप 4 से 5 महीने, 6 महीने या 7 महीने में भी आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आप शुरुआत से ही आप प्री की और मेंस की तैयारी को साथ साथ लेके चलिए। दोनों के सिलेबस को आप अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए या जो फ्रेम है उस पर पिन कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में सिलेबस हमेशा रहे। या संभव हो तो आप अपने फ़ोन में भी PDF फाइल रख सकते हैं दोनों एग्ज़ाम के सिलेबस की, प्री की और मेंस की, ताकि आप खाली समय में, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप हैं, तो जब भी आपको समय मिले तो आप उसको उठा करके देख सकें। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम टॉपिक लेके आएंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS एग्जामिनेशन। हमें IAS एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।